करीब 1 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेगी धामी सरकार, कहा उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मांगने नहीं देने वाला बनाना है। पीएम मोदी की समीक्षा से पहले धामी कैबिनेट सक्रिय, बद्री केदार के लिए पीएमसी का गठन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, अफगानिस्तान में सभी भारतीय सुरक्षित, घटनाक्रम नजर बनाए हुए है केंद्र। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। उत्तराखंड में 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल खुले, 20% छात्र ही पहुंचे। पहले दिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या सीमित रही। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में फिलहाल राहत के आसार नहीं, 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बड़ी की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। डोईवाला से बड़ी खबर, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। आज 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। एयरपोर्ट से डोईवाला होते हुए देहरादून जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे गति। बता दें कि राज्य के विकास के लिए आप करेगी बड़ी घोषणा। सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। आज 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। एयरपोर्ट से डोईवाला होते हुए देहरादून जाएंगे सीएम। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। आज 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। एयरपोर्ट से डोईवाला होते हुए देहरादून जाएंगे सीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है और आज जिस तरीके से वो जाने वाले हैं, कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? देखिए, जैसे जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अब तक थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोरीकलान एयरपोर्ट में पहुंचने जा रहे हैं और यहाँ पर पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहाँ पर उनके स्वागत को लेकर के वहाँ पर उपस्थित है। अब इसके बाद उनका जो काफिला है वो बीजापुर गेस्ट हाउस में रुकेगा। यहाँ पर भी पार्टी के कुछ शीर्ष पदाधिकारी हैं जिनके साथ वो कुछ मंथन करेंगे और इसके बाद फिर वो जो सर्वे चौक है हमारा देहरादून का, वहाँ पर स्थित जो IRTG ऑडिटोरियम है, वहाँ उस ऑडिटोरियम में अपना संबोधन देंगे और इसी संबोधन में वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण घोषणा यशी कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। अब ये घोषणा क्या होगी इसको लेकर के अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के और उत्तराखंड की प्रगति को लेकर के कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण ये घोषणा होगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, जैसे 2022 की विधानसभा की, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। ये वजह है कि अभी अरविंद केजरीवाल ने पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा करी थी और इसके बाद अब आज संभवतः हो सकता है कि पेयजल से जुड़ी हुई या स्कूलों से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं ये घोषणाएं मानी जा रही है, जो कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा दिलाएगी। इस तरीके की उम्मीद आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। बहरहाल अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत के लिए तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो उनके स्वागत को लेकर के अभी उपस्थित हैं और इसके बाद जब उनका संबोधन हो जाएगा 12:30 से के बाद, तो उसके बाद फिर वो एक रोड शो भी करेंगे और इस रोड शो के माध्यम से यही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है और किस तरीके से लोगों में उनको लेकर के काफी उत्साह है। अंकित, जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव होने, उसके बाद घोषणाओं का दौर एक के बाद एक शुरू हो गया है। पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाएं की, विपक्ष हमलावर हो गया। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आ रहे, पिछली बार आए थे तो 300 फ्री यूनिट की बात कहकर गए थे, बिजली मिलेगी, और इस बार भी कुछ घोषणा करने वाले। तो कहीं ना कहीं घोषणाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और धरातल पर ये कितनी सही साबित हो पाएंगी? देखिए, जैसे अगर इसका आकलन करना है तो सबसे पहले सरकार की जो मौजूदा सरकार है उसकी योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी होगी। देखिए, इस समय सरकार अपनी ओर से कोशिश तो कर रही है कि किसी भी तरीके से जो बीजेपी का टारगेट है 60+ से अधिक सीटें जीतने का,
उस टारगेट को बीजेपी पूरा कर सके, इसको लेकर के मुख्यमंत्री धामी कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं। आने वाले समय में वो घोषणाएं कितनी धरातल पर उतरेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ घोषणाओं को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि हर एक जन जन तक पहुंचा जा सके। उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो जरूर है, लेकिन अभी भी कई हद तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना जरूरी है। जहाँ तक अन्य दलों की बात करें यशी, तो ये सारी जो कवायद है वो 22 की दंगल को फतह करने की है। और आज जो अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के को एक संजीवनी की तरह उनको एक संजीवनी देना चाहते हैं। और यही वजह है कि पार्टी के नेताओं के साथ भी उनका बैठक होनी है। अब इस बैठक में क्या मंथन से क्या अमृत निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो 22 से पहले जो सिनारियो बन रहा है जैसे ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। किसी भी दल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो एक तरफा सीट जो है वो जीत करके ले जाए, जिस तरीके से हमने 17 के विधानसभा चुनाव में देखा। और जहां तक घोषणाओं की बात है तो कहीं ना कहीं ये एक स्वाभाविक है कि चुनाव से पहले सभी एक दल अपनी अपनी ओर से कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ओर से कई घोषणाएं कर चुके हैं। इसके अलावा आज भी हमें कुछ एक घोषणा सुनने को मिलेगी। और इसके अलावा जो कांग्रेस है वो अपनी ओर से गाये बगाए कुछ न कुछ घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर ही रहे। तो इस तरीके से जो घोषणाओं का जो अंबार है वो जनता को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है, किसको सत्ता के का ताज पहनाती है, किसको सत्ता से बेदखल करती है। इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं हमें 22 का इंतजार करना होगा। और 22 का जो चुनाव है हमें लगता है कि काफी दिलचस्प होने वाला है। लड़ाई एक तरफा ना होकर के सभी दलों के लिए काफी कठिन रहने जा रही है। जी अंकित जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे हम। सीएम अरविंद केजरीवाल का आपको बता दें कि उत्तराखंड दौरा है आज, और थोड़ी देर में टोलीगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और आपको बता दें कि करीब 12:30 बजे के बाद रोड शो भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है और एक के बाद एक घोषणाएं कर रही हैं। और ये सारी तैयारियां 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भाजपा हो। हालांकि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है ये देखना होगा। उत्तराखंड में कक्षा 6 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोविड-19 के नियमों के लिए खास प्रबंध किए हैं। इसके लिए अलग से बजट भी जारी किया गया है ताकि छात्रों को स्कूलों में किसी तरह की दिक्कतें ना आए। मगर कोरोना कर्फ्यू को 24 अगस्त तक एक बार फिर से बरकरार रखा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया था। वहीं पहले दिन कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र स्कूल पहुंचना शुरू हो गए। स्कूलों में छात्रों को बैठने के लिए खास प्रबंध किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छात्र छात्राओं को एक सीट छोड़कर बैठाया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल में विद्यार्थियों को लंच करने लाने से मना किया गया है। स्कूल खुलने से बच्चों में खुशी की लहर है। कक्षा में अधिक बच्चे होने से बच्चों को ऑड इवन के फॉर्मूले से स्कूल में बुलाया जा रहा है। स्कूलों में कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है, खास प्रबंध किए गए हैं और कोविड के लिए अलग से बजट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, एक तरफ जहां पर अभी जो खबर आई कि कर्फ्यू जो है उसे बढ़ा दिया गया है 24 अगस्त तक, दूसरी तरफ स्कूल खोले जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, जैसे सरकार चाहती है कि जो नौनिहालों का भविष्य है उसको भी हम नजरअंदाज ना करें और जो छात्रों की जो शिक्षा दीक्षा है उसको भी बरकरार रखें। तो इसी को लेकर के सरकार ने अब देखा है कि कोविड के जो मामले हैं वो थोड़ा कम हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए 6ठी से लेकर के 8वीं तक की भी कक्षा जो है वो द्वितीय चरण में खोल दी गई है। प्रथम चरण में आपने देखा कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोली गई थी। हालांकि इसको जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो इस को लेकर के काफी विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि जब तक छात्रों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक वो अपने नौनिहालों को भेजने के पक्ष में नहीं है। अब अगर आपने देखा होगा जैसे तो जो स्कूलों में जो छात्रों की संख्या भी है वो भी 50% से कम उपस्थिति वहां पर दर्ज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी जो नौनिहाल है उनके अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के अभी भी डर है, वो कहीं ना कहीं बरकरार है। और जो तीसरी लहर की चेतावनी की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं अभिभावक अभी भी स्कूलों में
अपने बच्चों को जी। भेजने के पक्ष में अंकित, दिखाई नहीं दे यहाँ रहे पर हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये जो बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, जो नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं स्कूल आने के लिए, क्या ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का भी कुछ रखा गया, कुछ प्रबंध किए गए हैं क्या? बिल्कुल, जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं या जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो व्यवस्था जो थी उसको जी। यथावत रखा जाएगा और किसी भी तरीके से ऑनलाइन की जो शिक्षा है उसको बंद नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जो छात्र हैं या ऐसे जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना के पक्ष में हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको यथावत रखा जाएगा। तो जी। तमाम स्कूलों ने इसको लेकर के व्यवस्था करी है। इसके साथ ही साथ ऐसी जो भी बच्चा स्कूल में आएगा तो वो अपने पेरेंट्स से एक एनओसी लेकर के आएगा कि इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के पक्ष में। तो इस तरीके से कुछ एक व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी अभिभावकों में अपने नौनिहालों की जीवन को लेकर के काफी चिंताएं हैं और यही वजह है कि अभी भी जो उपस्थिति है, चाहे हम 8वीं तक की बात करें, चाहे हम इससे पहले जो 12वीं तक के स्कूल खुले, वहां पर उपस्थिति बच्चों की कोई खास नजर नहीं आ रही है। हालांकि 48 से 45% के बीच में जो छात्र हैं वो स्कूलों में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जो बच्चे स्कूल पढ़ना चाहते हैं, जो स्कूल आना चाहते हैं, उनके लिए कोई बंदिश नहीं है। सरकार पूरी कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराने के लिए सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही साथ जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। जी यशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोविड के लिए अलग से बजट भी जारी किया गया है। आपको बता दें, स्कूलों में विद्यार्थियों को लंच लाने से मना किया गया है। 50% से कम बच्चे पहुंच रहे हैं और जो बच्चे स्कूल आकर नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है। और देहरादून से खबर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। प्रदेश में 71 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 100% वैक्सीनेशन के इलाकों का किया जाएगा निरीक्षण। 100 वार्डों में 22 अगस्त को चलेगा वैक्सीनेशन अभियान। देहरादून से खबर, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। प्रदेश में 71 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 100% वैक्सीनेशन के इलाकों का किया जाएगा निरीक्षण। 100 वार्डों में 22 अगस्त को चलेगा वैक्सीनेशन अभियान। देहरादून से खबर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया। प्रदेश में 71 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 100% वैक्सीनेशन के इलाकों का किया जाएगा निरीक्षण। धन सिंह रावत का क्या कुछ बयान सामने आया है वो भी आपको सुना देते हैं। कि मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक 71 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हमने अपने राज्य में लोगों को लगा दी। और बड़ी बात यह है कि बागेश्वर जिला, रुद्रप्रयाग जिला और पौड़ी का खिरसू ब्लॉक, ये 3 जगह 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। और WHO की टीम को हमने वहाँ भेजा है कि वो थर्ड पार्टी वहाँ वो करेंगे, क्या लोगों से पूछेंगे कि सब पे वैक्सीन हो गया है कि नहीं हो गया है। और 2-3 दिन में वहाँ की टीम जो है पूरी सर्वे करके हमारे पास आएंगे और फिर मुख्यमंत्री जी एक दिन प्रेस करेंगे कि वे हमारे राज्य में 100% कहाँ तक हमने क्या कर दिया, वैक्सीन लगा दी। हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम 30 दिसंबर 2021 तक अपने राज्य में 18+100% लोगों को वैक्सीन लगा दें। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब से मैंने स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार ग्रहण किया है तब से लेकर अब तक 31 लाख वैक्सीन हमने इस बीच लगाई। और लक्सर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन आज। लक्सर से खबर, जहां पर तहसील दिवस का आयोजन आज। उपजिलाधिकारी सुनेंगे जन समस्याओं को। लक्सर से खबर, जहां पर लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन आज। तहसील दिवस में लक्सर उपजिलाधिकारी सुनेंगे जन समस्याओं को। सभी विभागीय अधिकारी होंगे तहसील दिवस के सभागार में मौजूद।
महीने के दूसरे मंगलवार को होगा तहसील दिवस का आयोजन। लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन आज। तहसील दिवस में लक्सर उप जिलाधिकारी सुनेंगे जन समस्याओं को। सभी विभागीय अधिकारी होंगे तहसील दिवस के सभागार में मौजूद। महीने के दूसरे मंगलवार को होगा तहसील दिवस का आयोजन। सभी विभागीय अधिकारी होंगे तहसील दिवस के सभागार में मौजूद। महीने के दूसरे मंगलवार को होगा तहसील दिवस का आयोजन। तहसील दिवस में लक्सर उप जिलाधिकारी सुनेंगे जन समस्याओं को। और ऋषिकेश से खबर, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी ऋषिकेश। ऋषिकेश से खबर, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी ऋषिकेश। कार्यकर्ता करेंगे राज्य मंत्री अजय भट्ट का भव्य स्वागत। ऋषिकेश के बड़ोनी चौक पर किया जाएगा ये कार्यक्रम। ऋषिकेश महापौर अनीता हमगई रहेंगी मौजूद। ऋषिकेश से खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी ऋषिकेश। कार्यकर्ता करेंगे राज्य मंत्री अजय भट्ट का भव्य स्वागत। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड की शान पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 12 का खिताब जीतने पर फोन पर अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पवनदीप से फोन पर वार्ता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर संगीत के इतने बड़े मंच पर जीते गए उनके खिताब से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आहूत होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सम्मान के लिए पवनदीप को आमंत्रित किया है, जिस पर पवनदीप ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि यदि उनकी व्यस्तता नहीं होगी तो वो जल्द ही उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान पवनदीप ने भी विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद व्यक्त किया। कब तक है संभावना, कब तक मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए तो? 3-4 तारीख के बाद। अच्छा क्योंकि वो सामने है गाड़ी से बात करें। खबर लक्सर से है, जहां पर नगर पालिका के वार्ड 5 लक्सरी मोहल्ले में पालिका द्वारा करीब 25 लाख की लागत से बनाई जा रही सीसी रोड के निर्माण में धांधली किए जाने के आरोप लगा रहे ग्रामीणों द्वारा पालिका प्रशासन को भेजी शिकायत में कहा है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि टेंडर के मुताबिक ना तो पुरानी सड़क को उखाड़ा गया और ना ही नई सड़क के निर्माण में मानकों के अनुरूप सीमेंट और बजरी का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर पालिका प्रशासन ने सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से 7 दिवसीय ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर प्रथम चरण का शुभारंभ किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद व नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के माध्यम से प्रत्येक ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के अंतर्गत अधिसूचित गांव के निवासियों से इच्छुक अभ्यर्थियों को गाइड प्रशिक्षण का प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ। गाइड प्रशिक्षण में अभ्यर्थी का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर करते हुए उक्त प्रशिक्षण में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से कुल 49 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें जनपद उत्तरकाशी के अगोड़ा ट्रैक्शन
सेंटर से 11, हर्षद से 1 एवं साखरी से 4 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। इस दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अश्विनी पंडित, जिला पर्यटन विकास अधिकारी प्रकाश सिंह खत्री, उप प्रधानाचार्य नेहरू पर्वतारोहण अजय धूमल, स्पेशलिस्ट रविंद्र सिंह नेगी आदि उपस्थित रहे। देहरादून में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तराखंड की 450 किलोमीटर लंबी 16 सड़कों के सुधारीकरण व डामरीकरण के लिए 133 करोड़ 66 लाख का बजट मंजूर कर दिया है। रेलवे मंत्री सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट जारी कर बताया कि उन्होंने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य की कई सड़कों के संबंध में प्रस्तावों पर चर्चा की थी, जिसके बाद अब सड़कों के लिए बजट मंजूर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने पौड़ी जिले में जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग, धूमाकोट पिपरी मोटर मार्ग और मरचूला सरायखेत, बजरी पोखरा सुतपुली बाड़घाट घड़ियाल कासखेत पौड़ी राजमार्ग, बागबान जामड़ी खाल मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण के साथ ही क्रैश बैरियर बोर्ड आदि के लिए कुल 133 करोड़ 66 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार भी जताया है। देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू आगामी 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गई हैं। वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल गामा ने उत्तराखंड सरकार के पिछले हफ्ते की कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस को यथावत 24 अगस्त तक के लिए लागू किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने फिर कोविड कर्फ्यू को, रात्रि कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते बढ़ाने का निर्णय लिया। बाकी अब से सभी चीज़ें प्रतिबंध जो पुराने लागू हैं, जो एसओपी पिछली जारी थी, उसी को कंटिन्यू किया। केवल 1 हफ्ते के लिए पिछली व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर धनसाली तिलवाड़ लमगांव मोटर मार्ग आवागमन के लिए बहाल हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बैली ब्रिज का कार्य 1 माह के भीतर पूर्ण कर सड़क मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वैली ब्रिज का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया, साथ ही वाहनों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि बीते माह जुलाई में आई प्राकृतिक आपदा में उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ लमगांव मोटर मार्ग साड़ा में पुल बहने के चलते मार्ग अवरुद्ध था। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत, डुंडा शैलेंद्र कोहरी, अधिशासी अभियंता लोनवी राजेंद्र सिंह खत्री सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जिला सभागार कक्ष में जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि संबंधित बैंकर्स के पास स्वरोजगार अपनाने को लेकर ऋण हेतु लाभार्थियों के आवेदन समिति द्वारा भेजे गए हैं, जिन्हें त्वरित गति से निस्तारण करने के साथ ही समय से लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार के साधन सुलभ कराने के लिए बैंकर्स लंबित आवेदन पत्रों में तेजी लाएं और सभी बैंकर्स चालू वित्तीय वर्ष में ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए आधिकारिक ऋण वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। खबर हरिद्वार से है, जहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंची। वहीं चंडी घाट स्थित प्राचीन दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर मां काली और भगवान शिव के दर्शन किए और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं पूजा अर्चना के बाद स्वामी महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिया। खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी जी को हमारे प्रमोद कुमार जोशी जी को तैनात किया गया है, ताकि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको कहीं पर भी परेशानी ना हो, उन समस्याओं का जो है मौके में समाधान हो। जो भी लोकल स्तर की समस्याएं हैं उनका जो है त्वरित उस पर यहीं से कार्रवाई हो और आगे
जो भी समस्याएं आगे लेवल तक की हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कैंप कार्यालय देहरादून तक की हैं, वो जो है समस्याओं को यहाँ के माध्यम से आगे पहुँचाया जाएगा। और वहाँ पे भी खटीमा के की राजमणि सदाय विजयते राम मन में संपदे रामे नामे काविशाती मधुरम मधुराक्षरम आयुर्विनाशाय वन्दे वाल्मीकिं भारते लक्ष्मणोपेतम जगा भुवनमण्डलम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा 70 खटीमा में क्षेत्र की समस्या निस्तारण के लिए लोक निर्माण विभाग खटीमा में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का विद्युत रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन कर बताया कि क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्या को लेकर यहां पर जनसंपर्क अधिकारी की तैनाती कर कार्यालय खोलकर लोगों की समस्या को सीधे निस्तारण करने का काम किया जाएगा। खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खेल न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की।